हेलो बच्चों, यदि आप सब लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में इस बार अपने चार्ट पर डाई एथिल ईथर बना करके जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सब लोग एग्जामिनर के द्वारा डाई एथिल ईथर से वाइवा क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं ये चीज इसमें आज कंप्लीट कराया जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। टोटल का टोटल आप सब लोगों को फील करा दिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो हिंदी मीडियम साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो अगर चार्ट पर ये टॉपिक बनाया है डाइएथिल ईथर की लैब प्रोसेस क्या होता है या लैब प्रिपरेशन क्या होती है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन हम सब लोग पढ़ेंगे, डाइएथिल ईथर के खोजकर्ता कौन है। तो डाइएथिल ईथर के जो खोजकर्ता हैं वो है आपके रेमंड लली। कौन से वैज्ञानिक हैं? रेमंड लली। रेमंड लली ने डाइएथिल ईथर की खोज की थी। वैसे डाइएथिल ईथर के बारे में और भी चीजें हम पढ़ेंगे, पहले ये चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या है? तो सबसे पहली चीज इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र ये होता है C2H5O C2H5। अगर आपके कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए तो उसको हम सब लोग ईथर कहते हैं। ईथर का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहली चीज ईथर का निर्माण जो है आप लोगों का, आपका जल लेना है। जल में कितने H है? 2 H है, दोनों H को बाहर निकाल लो। दोनों H को हमने बाहर निकाल लिया और इसमें 2 R जोड़ देंगे। H की जगह पर कितने R जोड़ देना है? 2 R जोड़ देना है। 2 H हमने बाहर निकाल लिया, इसमें 2 R जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ROR। ROR ही आपका ईथर है। और ईथर दो तरीके के होते हैं, एक सममित और एक असममित। यदि O के दोनों ओर R सेम है, कार्बन के नंबर सेम है तो सममित, और यदि O के दोनों ओर R अलग अलग है यानी कार्बन के नंबर्स अलग अलग हैं तो ये आपका असममित ईथर कहलाता है। तो जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न आपके ईथर कहलाते हैं। तो ये जल है, डाई एल्किल व्युत्पन्न मतलब H निकल गया तो जल से H हमने निकाला, कितने H निकाले? 2, ठीक। और R कितने जोड़े? जितने H निकालने उतने R। तो जल के डाई एल्किल, 2 R जोड़ रहे हैं, डाई एल्किल के व्युत्पन्न से, डेरिवेटिव से जो हमें केमिकल प्राप्त होता है उसे हम सब लोग ईथर कहते हैं। दो तरीके के होते हैं, यदि O के दोनों ओर कार्बन के नंबर सेम है तो सममित, O के दोनों ओर कार्बन के नंबर अलग अलग है तो असममित। यहां पर O के दोनों ओर कितने कार्बन? बाईं ओर भी 2 कार्बन, दाईं ओर भी 2 कार्बन, तो ये आपका कैसा है भैया? ईथर सममित है। सममित ईथर है ये आपका, ठीक है भैया, डाइएथिल ईथर। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग O को उधर देते हैं जिस ओर कार्बन कम है। तो O के बाईं ओर भी कार्बन 2 है, दाईं ओर भी कार्बन 2 है, तो आप जिधर चाहे उधर कार्बन दे सकते हैं। जिसके साथ O जाएगा उसके साथ ऑक्सी जुड़ेगा। इधर कितने O कार्बन कितने हैं? सबसे पहले वो देखो 2 कार्बन के लिए हम क्या जोड़ेंगे? एथ जोड़ते हैं। 2 कार्बन के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एथ। और जिसके साथ O जाएगा उसके साथ हम जोड़ते हैं ऑक्सी, तो इसके साथ हो गया एथॉक्सी। और इधर कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन के लिए एथ, और कार्बन के C2H5OH एल्किल ग्रुप है ना, और एल्केन से प्राप्त होता है, और एल्केन के लिए हम सब लोग सफिक्स जोड़ते हैं एन, ठीक। एक्सपैंड करके देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन जोड़ दिया जाए। तो इसका आईयूपीएसी नेम एथॉक्सी एथेन होता है, जिसको डाइएथिल ईथर के भी नाम से जानते हैं। इसका जनरल नेम है और साथ ही साथ सामान्य नाम जो होता है वो चीज हमने यहां तक बताया, ठीक है। अब उपस्थिति, ये जो है रंगहीन तरल के रूप में, कलरलेस फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है, तरल, ठीक है। और साथ ही साथ ये ज्वलनशील भी होती है। ये ज्वलनशील मतलब अगर ये हाथों पर आपके पड़ गई तो आप समझिए वहां पर जलन होने लगेगी, तो इसीलिए इसको कहते हैं ज्वलनशील, ठीक। तो ये कलरलेस फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है, रंगहीन तरल के फॉर्म में पाया जाता है। वैसे तरल में 2 चीजें होती हैं आपकी, गैस और द्रव।
दोनों आती हैं। और खास बात, जो आपका जल से हल्का होता है एल्कोहल, और एल्कोहल से हल्का जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, वही है आपका डाइएथिल ईथर। ये एल्कोहल से हल्का होता है, बस ईथर याद रखिए एल्कोहल से हल्का होता है। प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे होता है? तो प्रयोगशाला में इसको हम सब लोग एथिल एल्कोहल यानी एथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4 को हम किससे लिख सकते हैं? HHSO4 लिख सकते हैं, की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे। तो यहां से आपका निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा H2O, यहां से आपका निकल गया H2O, ये H2O यहां से आपका निकल जाएगा, और बचा हुआ आपका उत्पाद क्या है? ठीक, प्रोडक्ट क्या है? तो C2H5, और यहां से क्या बचा? HSO4। तो इसको C2H5 को कहते हैं एथिल, और H जब बीच में आता है तो उसको बाई कहिए या हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो बाई भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। SO4 को कहते हैं सल्फेट। ठीक, तो एथिल बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसकी रिएक्शन फिर से हम सब लोग कराते हैं C2H5OH, C2H5OH के साथ। अब की बार टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे, हीट करते हैं एथिल, याद रखिए हीट करने पर हमेशा जल निकलेगा यहां पर, ठीक है। और इसकी रिएक्शन फिर से हम सब लोग एथिल अल्कोहल से कराएंगे, अब की बार लेकिन टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस ही रखा गया। तो यहां से आप समझिए, यहां का आपका H, यहां का आपका H और यहां का आपका HSO4 ये निकल जाएंगे, दो H यानी H2SO4 आपका फिर से बाहर निकल जाएगा। H2SO4 आपने जो लिया था यहां पर वो बाहर चला गया, उसका H2SO4 यहां पर आप समझ लीजिए एक एजेंट जैसा काम करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करता है, जल निकालने का काम करता है, निर्जलीकारक का कार्य करता है। H2SO4 एथिल अल्कोहल से जल निकालने का काम करता है, जल निकाल देगा फिर से वापस हट जाएगा। और आपके पास बचा क्या? यहां पर C2H5O बचा और यहां से C2H5, तो ये बच गया आपका C2H5O, C2H5 जिसको डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन कहते हैं। ठीक, ये आपको ऐसे बता देना है, ठीक, कि एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म होकर के एक मध्यवर्ती कंपाउंड यानी एथिल बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट नाम का प्रोडक्ट बनाती है, जो पुनः C2H5OH के साथ 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके डाई एथिल ईथर का निर्माण करती है। और इस अभिक्रिया में H2SO4 एक निर्जलीकारक का कार्य करता है, यानी डिहाइड्रेशन एजेंट का कार्य करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिए, डाई एथिल ईथर जिसका सूत्र C2H5O, C2H5 होता है, इसको जब भी आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, याद रखिए जल निकलेगा। आप HI के साथ ठंडे में क्रिया कराएंगे तो जल नहीं निकलेगा, लेकिन गर्म करेंगे HI के साथ इसको तो जल वहां पर निकलेगा। तो इसको जब भी आप गर्म करेंगे जल निकलेगा। याद रखिए ये अल्कोहल से हल्का द्रव होता है, जो आपने अल्कोहल लिया है इससे हल्का ये द्रव निकलता है, ठीक है। इसकी क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे, हीट करेंगे, इसके साथ हीट करेंगे तो H2O निकलेगा। अगर PCl5 से क्रिया कराए हैं तो याद रखिए POCl3 आपका तो निकलेगा ही निकलेगा, POCl3 आपका निकलेगा ही निकलेगा। अब आपके पास यहां पर बचा क्या? एक चीज याद रखिए, यहां हीट नहीं किया जाता है, यहां पर हीट नहीं किया जाता है, इसको PCl5 के साथ हीट नहीं करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसमें डालते हैं तो POCl3 अलग हो जाएगा और आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा क्या? यहां का P और Cl 3 निकल गए और यहां का O चला गया, PO और यहां के 3 Cl चले गए, कितने Cl बचे? 2, और C2H5 भी कितने बचे? 2, तो निकल जाएगा 2C2H5Cl। ठीक, आप चाहें तो इसकी एसिटल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, CH3COCl के साथ भी इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, एसिटल क्लोराइड के साथ। आप चाहें तो HI के साथ भी इसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं, वो ठंडे में और गर्म में दोनों में होता है। अगर आप HI के साथ इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो H2O निकलेगा, अगर हीट नहीं करेंगे तो एथिल आयोडाइड ही निकलेगा बस।
क्लियर बात। तो ये आप लोग रिएक्शन याद रख लीजिएगा कि डाईएथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके एथिल क्लोराइड के 2 मोल अणु और साथ ही साथ फास्फोरस ऑक्सी या हाइपोट्राइक्लोराइड बनाता है। निर्जलीकारक का कार्य कौन करता है? लैब प्रोसेस में डाईएथिल ईथर की प्रयोगशाला में निर्जलीकारक का कार्य कौन करता है? जल निकालने का काम कौन करता है? तो H2SO4, जो आपका सांद्र H2SO4 यहाँ पर यूज हुआ है, वो यहाँ पर डिहाइड्रेशन एजेंट का कार्य करता है। आपने जो लैब प्रोसेस बनाई डाईएथिल ईथर की। ठीक, अगला, इसका गलनांक कितना होता है? याद रखिए ये एक लिक्विड है तो इसका गलनांक नेगेटिव ही आएगा हमेशा, माइनस का 116 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक इसका ये 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर इसको आप हीट करेंगे तो ये बॉयल यानी कि इसमें बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका क्वथनांक जो कि होगा। उपयोग पहला निश्चेतक के रूप में किया जाता है, बेहोशी, अस्थायी बेहोशी, निश्चेतक, अस्थायी बेहोशी के रूप में, निश्चेतक के रूप में और विलायक के रूप में। निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में क्लोरोफार्म नहीं यूज करते, अब डाईएथिल ईथर यूज करते हैं। इससे हानि भी हमारे शरीर पर कम जाती है और साथ ही साथ इसका औषधियों में भी यूज होता है, औषधियों में भी यूज होता है, औषधियों में भी प्रयोग होता है इसका, औषधियों में इसका यूज होता है और विलायक के रूप में भी इसका यूज होता है, विलायक के रूप में। ठीक है, औषधि में क्या होता है? जो आप खांसी की सिरप पीते हैं ना, उसमें कोडीन वाली, वैसे अब तो कोडीन वाली आती नहीं है, कोडीन पहले मिली हुई आती थी खांसी की सिरप, लेकिन अब सरकार ने इसको बैन कर दिया है। खांसी की सिरप में कोडीन मिली हुई होती थी, जो अब जो है कोडीन नशे में यूज होने लगी, तो इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। ठीक है, तो कोडीन बहुत ही अच्छा कार्य करती थी, ऐसी बात नहीं है, नशे वाली चीज तो तुरंत काम करेगी। तो ये खांसी में भी इसका यूज होता था। ठीक है, कोडीन जब मिलाई जाती थी तो औषधियों में इसका यूज होता था। अब इस समय सरकार द्वारा इस पर बैन लगा दिया है, जब कभी बैन हटाया जाएगा तो फिर से इसका यूज होगा। इतने सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बस आपके 30 में 30 अंक मिल जाएंगे, कटेंगे नहीं एक भी अंक। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट होगा, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो याद रखिए सुबह और शाम डेली आप क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। तो 31 तारीख तक पहला प्रोसेस, पहला टर्म आएगा आप लोगों का प्रैक्टिकल वायदा का, प्रैक्टिकल का, और फिर अगला प्रोसेस अगले वीक में स्टार्ट होगा, वो अन्य जगह पर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।